नमस्कार, मेरा नाम अक्षा गुप्ता है। अ, मुझे राज्य सेवा परीक्षा 2020 में डीसी का पद प्राप्त हुआ है। म मैं आपके सामने जो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी है, इसका एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक कृषि, उसके बारे में कुछ सामान्य चर्चा करने चाहते हैं, जो आपके आगामी जो प्रीलिम्स की परीक्षा में उसमें उपयोगी होंगी। तो हम कृषि में सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करें, तो उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उनको सबसे पहले देखें। जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको समझ आने लगता है कि किस पैटर्न से पूछा जा रहा है। जैसा जैसे कि जो कृषि टॉपिक है, उसके सबसे मेरे इस जो पीडीएफ है, उसके सबसे ऊपर पॉइंट में मैंने लिखा है कि 2011-12 में जीडीपी छत्तीसगढ़ जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था, 18.10। तो मैंने इसे इसलिए लिखा है कि जो राज्य सेवा परीक्षा है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपकी आगामी परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अ, कृषि का योगदान जो 2000 दो कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है, जो वर्तमान समय है उसमें। तो जैसे कि वर्तमान डाटा 17.64 है प्रतिशत है। तो आपको अपने जो नोट्स हैं, आपके जो बुक है, वो अगर अपडेटेड नहीं है, तो आपको उनको इकोनॉमिक सर्वे से ढूंढ के लिख लेना है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए होते हैं, तो आपको पता चलता है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं कि कृषि का योगदान कितना है वर्तमान वर्ष में, या आधार वर्ष में कितना है। तो आपको उन क्वेश्चन को लिख लेना है। और सीजीपीएससी में जैसे पुराने क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं, तो जो पुराने क्वेश्चन जैसे कि इस बुक में दिया हुआ है कि सीजीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप सीधे सीधे तौर पर इन सारे टॉपिक को पढ़ते जाओ और एकदम लाइन टू लाइन याद करते जाएं, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपको एक एक फैक्ट याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले लाइन में ही लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यंत्रीकरण पर सबमिशन योजना 2014-15 से प्रारंभ की गई। तो 14-15 के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो सन पूछना चाहता था कि कृषि यंत्रीकरण पर जो सबमिशन योजना है, वो कब स्टार्ट की गई। तो आपको एकदम क्लियर कट याद होना चाहिए कि 2014-15 में ये हुआ है। और उसके ही जो सेकेंड लाइन है, उसमें लिखा है शून्य ब्याज पर कृषि ऋण। कृषि ऋण जो किसान लेते हैं, उनको 0% जो ब्याज है, वो कब से देना प्रारंभ हुआ, तो 2014-15। तो इसको याद रखने का एक और अच्छा तरीका है, थोड़ा सा अपने आसपास के परिवेश को याद रखें। जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे इलेक्शन हमारे यहाँ 2014 में हुआ था, तो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि चुनाव के समय देती, तो चुनाव लगभग 2014 में हो रहा था। तो ये याद करने का एक तरीका है कि 14 में हमें शून्य ब्याज पर कृषि ऋण मिलने लगा। और पृथक कृषि बजट मतलब कृषि के लिए एक अलग से बजट, ताकि क्योंकि जो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो छत्तीसगढ़ राज्य की, वो कृषक कार्य है, तो कृषि बजट अलग से पेश किया जाने लगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसे भी आपको क्लियर कट याद रखना है, जैसे 2012-13। और ये जो क्वेश्चन है किसान शॉपिंग मॉल क्वेश्चन लगभग 3 साल से लगातार आया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और आपको क्लियर कट प्रीलिम्स के लिए एक एक फैक्ट याद होने चाहिए। जैसे किसान शॉपिंग मॉल, तो बिलासपुर में रहने वाले तो जानते ही हैं कि रामा मॉल है, तो मैं रामा करके याद की थी कि राजनांदगांव और महासमुंद में किसान शॉपिंग मॉल है। ये एक ट्रिक था। और हाँ, याद रखिए कि आपको जो फैक्ट हैं, वो एक दूसरे में मर्ज नहीं करने हैं, बार बार उनका रिवीजन करना है और उन्हें याद करना है। ये सारे तो लगातार फैक्ट हैं। जैसे कि कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कोसा का सबसे ज्यादा उत्पादन जांजगीर चांपा और बस्तर में होता है, तो बस्तर में है। फिर काजू, टोमेटो का तो हर किसी को पता है कि लुड़ेक की पहाड़ी जो जसपुर होता है, वो टमाटर की राजधानी कहलाती है। लेकिन अगर उसका रिसर्च सेंटर पूछेगा, तो मैनपाट। ये दो चीज आप लोग को एकदम क्लियर कट हर चीज आपको जानना है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कृषि कर्मण पुरस्कार कितनी बार मिला है राज्य को, किस चीज के लिए मिला है, और किस वर्ष में नहीं मिला है। ये सारी चीज अगर आप जब क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो आप एक बार अपनी किताबों को एक बार देखिए, किताब पढ़ने के बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को देखिए। और आ, मैं ये कहूंगी कि एक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दोबारा पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। जैसे कि एक अपडेट हुआ था 2016-17 में, खाद्यान्न उत्पादन के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। और एक जैसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन शायद एक बार पूछा जा चुका है कि किस वर्ष राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। तो आप जिस वर्ष प्राप्त हुआ है उन्हें भी ध्यान दें, और नहीं हुआ उन्हें भी अच्छी तरीके से अपने किताबों में लिख लें।
फिर जो नीचे 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है उद्यानिकी के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप, इन सब चीजों के लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे इस वर्ष कोई पुरस्कार मिला अगर राज्य को, तो वो पुरस्कार इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो उस समय के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। करंट में जितने जैसे आपको पुरस्कार मिल रहे हैं वो तो आपको याद करना ही। ये 2017 का पुरस्कार है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ध्यान रखना है अपनी किताबों को देख के कि जो पुराने फैक्ट हैं जो नहीं पूछे जा सकते, पुराने समय उस तत्कालीन समय के करंट है वो आपको छोड़ना है। उसके बाद ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ कृषि जलवायु प्रदेश 2018 में भी आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और 2019 का प्रीलिम्स जो जनवरी 2020 में हुआ था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो तीन तीन कृषि जलवायु प्रदेश, उत्तरी पहाड़ी, फिर उसके बाद बस्तर का पठार और छत्तीसगढ़ का मैदान। आपको ये बात एकदम क्लियर कट रखना है कि ये 3 क्षेत्र हैं, और आप अपने हिसाब से ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बस्तर के क्षेत्र में जो वृक्ष है, वृक्ष का घनत्व अधिक है। हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि वृक्ष जहाँ होते हैं वर्षा वहां ज्यादा होती है, तो इससे मतलब इससे हमारे दिमाग में आता है कि वहां सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है। जो बस्तर के पठार का जो कृषि जलवायु प्रदेश है, वहां 15.21 मिलीमीटर एवरेज वार्षिक वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार कि कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जैसे आप 3 कृषि जलवायु प्रदेश पढ़े, 3 कृषि जलवायु प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां देखेंगे, वहां वर्षा का वितरण देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां किस तरह के फसल होते होंगे। जैसे जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मैदान पूरा बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग को लेके रखता है। तो इसका जैसे क्षेत्रफल में पूछता है कि किस कृषि जलवायु प्रदेश का क्षेत्रफल अधिक है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान। किस कृषि जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बस्तर के पठार जो है उसमें। और फिर सबका मुख्यालय पूछता है कि कृषि जलवायु प्रदेश है, बांटा गया है, तो उसका मुख्यालय कहाँ होगा। तो जैसे उत्तरी क्षेत्र का कृषि जलवायु प्रदेश है, उसका मुख्यालय अंबिकापुर। तो अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको पता है 3 कृषि जलवायु प्रदेश है, तो उसकी एक एक विशेषताएं याद करना है, उसका मुख्यालय याद करना है, कहाँ वर्षा ज्यादा होती है, कहाँ के क्षेत्रफल अधिक है, और कौन कौन से संभाग कहाँ सम्मिलित होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। और हाँ, एक विशेष, जैसे कि इसमें एक विशेष दिया हुआ है, उन विशेष नोट को आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि जो कांकेर वाला एरिया है, कांकेर जिला, वो हमेशा बस्तर दंडकारण्य के पठार वाले या बस्तर संभाग में आता है। लेकिन याद रखना, जब कृषि वहां की जो जलवायु विशेषता है, इसके कारण उसको छत्तीसगढ़ के मैदान के छत्तीसगढ़ के मैदान के जलवायु प्रदेश है उसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये एक विशेष पॉइंट हो गया। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप पढ़ रहे हैं, ये आपके प्रीलिम्स में काम आएगा। लेकिन जब मेंस में आपसे पूछ देता है कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में बताइए, तो आप जब कृषि जलवायु प्रदेश की इन तीनों विशेषताओं को बताएंगे, और आप विशेष में अगर ये पॉइंट लिखते हैं कांकेर के बारे में, तो वो आपको एडवांटेज मिलेगा। वो अलग से आपको मतलब दिखाएगा कि आप कुछ अच्छा लिख रहे हैं, अच्छी चीजें जान रहे हैं। फिर उसके नीचे एक अलग पॉइंट है कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, तो 15 कृषि जलवायु प्रदेश। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वे 15 कौन कौन से हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखा जाता है, छत्तीसगढ़ CGPSC में देखा जाता है कि वो क्लियर कट क्वेश्चन पूछता है, सीधे सीधे उसको बहुत ज्यादा अंदर से घुस के क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता। इसलिए अगर आपकी इच्छा है तो आप 15 कृषि जलवायु प्रदेश को ढूंढ के लिख सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि CGPSC के लिए अभी तक तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। और जैसे वो जो 15 कृषि जलवायु प्रदेश है, उसमें छत्तीसगढ़ पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जैसे कि CGPSC में कृषि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण योजना, जैसे 2019 PSC का मुझे याद आ रहा है कि किसान समृद्धि योजना पूछा था। तो किसान समृद्धि योजना, ये योजना पूछा था कि कब प्रारंभ हुआ। तो ये योजना भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका था कि कब प्रारंभ हुआ। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता रहता कि 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। तो अब उस क्वेश्चन को देख के हमें ये पता चला कि पुराने जितने भी योजनाएं हैं उन्हें हमें करना है, उनमें भी हमें क्या करना है कि वो कब प्रारंभ हुआ, उसका उद्देश्य क्या था और उसके प्रावधान क्या है। और योजनाएं आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, सब उसमें अवेलेबल है, आपको पूरी योजना मिल जाएंगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट योजना को मैंने लिखा हुआ था, जैसे कि किसान समृद्धि नलकूप योजना। तो इसमें अनुदान देने का प्रावधान है, तो इसमें अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग प्रावधान है। तो पांच छह
5-6 योजनाओं को मैंने यहीं पे लिख लिया था ताकि रोज रोज नजर से गुजरे। तो ये प्रीलिम्स के लिए नहीं, मैंने इसे मेंस के लिए लिखा था, क्योंकि मेंस में डायरेक्ट पूछ लेता है कि कृषि संबंधित 5 योजनाओं को बताएं। और वर्तमान में सरकार कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे कि कब कब प्रारंभ हुआ, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसके प्रावधान क्या है, कितनी फसलों को दिया जाता है। आपको आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी योजना को पढ़ रहे हैं, तो उसका आपको अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करना है। जैसे अगर आपने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में पढ़ा, तो आपको खुद से ही सोचना है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्टार्ट कब हुई। आपको खुद से ही पूछना है कि इसका उद्देश्य क्या है और इसके प्रावधान क्या है। किसी भी टॉपिक को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे पढ़िए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है, कोई नया टॉपिक है, उसकी क्वेश्चन नहीं है, तो आप खुद से क्वेश्चन बनाइए कि ये कब स्टार्ट हुआ, कैसा है, क्यों है, इसके उद्देश्य क्या है, इससे लाभ क्या होगा, सरकार ये क्यों ला रही है। तो इससे क्या होगा, आपको एक एक फैक्ट अपने दिमाग में आपके आते जाएंगे लाइन बाय लाइन। इसी तरह से जो भी अभी महत्वपूर्ण योजना है, जैसे कि गोधन न्याय योजना, रोका छेका अभियान सरकार चला रही है, इन सभी योजनाओं को करना है। और छत्तीसगढ़ में कृषि की स्थिति, तो छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य, ये तो सबको पता ही है। तो प्रदेश की 37.46 जो कृषक परिवार है, तो उसमें 76% अर्थात जो लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक हैं। तो ये क्वेश्चन, ये फैक्ट 2 बार पूछा जा चुका है सीजीपीएससी में। तो आपको क्लियर कट याद होना चाहिए कि 37.46 लाख कृषक परिवार हैं, और उनमें से 76% लघु और सीमांत श्रेणी के कृषक कहलाते हैं। तो वर्तमान में प्रदेश में अब कृषि क्षेत्र हम लोग पढ़ते हैं कि कितना है, तो हेक्टेयर में उसको हेक्टेयर में भी याद रखना है और वर्ग किलोमीटर में भी याद रखना है। ये दोनों चीज में आपको याद रखना है। फिर जो छत्तीसगढ़ में जितनी भूमि है, वो सारी भूमि तो कृषि योग्य होगी नहीं। तो वैसे तो कृषि योग्य होगी नहीं, तो इसमें हमें याद रखना है कि वनों के अंतर्गत कितनी भूमि है, गैर कृषि भूमि कितनी है, या कितनी भूमि में कृषि बोया गया है। तो जो कृषि शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र होता है, और शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र और कुल बोया हुआ क्षेत्र, या दो फसली। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र से तात्पर्य ये होता है कि मान लो एक कृषि भूमि है, उसमें एक बार फसल ली गई हो, अगर उसमें दोबारा फसल ली जाती है, तो वो मतलब वो कुल बोया हुआ क्षेत्र होता है। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र में एक बार में मतलब एक जो कृषि वर्ष है उसमें जितनी फसल ली जाए, और कुल बोया हुआ वर्ष में अगर उसमें 2 बार फसल ली जाती है, तो वो कुल बोया हुआ सकल बोया हुआ क्षेत्र कहलाता है। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में पहले पहले का डाटा था 46%, 46.53%, फिर उसके बाद डाटा चेंज हुआ। तो ये सारे डाटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेंगे। अगर डाटा चेंज होता है, आप प्रीलिम्स से पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाना है, और उसमें बहुत सारा डाटा नहीं करना है। जैसे कि आप अपना प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन दिया, अगर उसमें पूछा हुआ है कि कुल कृषि क्षेत्र, जैसे पूछा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल कृषि क्षेत्र के में कुल कितना क्षेत्र बोया गया है, अगर ऐसा पूछा है, तो आपको वो जो 2019-20 है उसको 2020-21 करके उस डाटा को आपको अपने कॉपी में एक जगह पे नोट कर लेना है, ताकि अगर सेम क्वेश्चन आए तो आपको उसका डाटा पता होना चाहिए। क्योंकि वो अगर कृषि से क्वेश्चन पूछना है, अगर उसको ऐसा ही क्वेश्चन पूछना है, तो वो सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा, बस वर्तमान डाटा को लेगा। इसलिए क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो पुराने डाटा को याद नहीं रखना है, पुराना डाटा उसके क्वेश्चन पैटर्न को याद रख लेना है, और उसके आगे आप पूरा आंसर लिखते जाना है। जैसे कि ये अभी का ही डाटा है 46.81, 90.43, दो फसली फसल, तो टोटल हो गया 56.24। फिर ये कृषि जनगणना 2011 और 12 में हुई थी, तो ये इसमें 3 दिया है, 3 लिखा हुआ है। ये बुक अपडेटेड नहीं था, लेकिन अब मैंने खुद से इसको बाद में अपडेट किया था। कृषि जनगणना में जो जोत है उनको 5 भागों में बांटा गया है: बृहद जोत, मध्यम जोत, अर्ध मध्यम, लघु जोत और सीमांत जोत। तो ये मैंने जो लिखा है, ये 5 में ये मेंस के पास मेंस के लिए लिखा है। प्रीलिम्स में आज तक इससे क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए इसका डाटा मैं कभी भी याद नहीं करती थी। लेकिन ये क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में औसत कृषि जोत कितना है, 1.36 हेक्टेयर, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। तो मैं चाहूंगी कि आप उसको हाईलाइट कर लें। फिर
उसके बाद जो नीचे जो सारणी दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कृषि जोत की संख्या कितनी है, तो वर्तमान डाटा जो है उसे आपको याद रखना है। और जैसे कि 2012-13 में जो डाटा दिया हुआ है उसके बाद डाटा अपडेट नहीं हुआ है, तो 2012-13 का जो डाटा है उसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। और नीचे दिया हुआ है कि 11-12 के आंकड़े जो 5-6 पर आधारित हैं और 12-13 के आंकड़े 11-12 पर आधारित हैं। ये भी आपके ध्यान में होने चाहिए कि जो उस समय गणना हुई थी उसके आंकड़े ये प्रकाशित हुए थे, और 12-13 के बाद कोई भी इसकी गणना नहीं हुई है। तो जो लगातार तैयारी करते रहते हैं पीएससी की, जिनके पहले बार में नहीं होता, दूसरे बार में नहीं होता, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो पुराने ये सारे डाटा रोज रोज नहीं बदलते, तो वो बार बार रिपीटेशन में होते रहता है। तो आपको भी यही पढ़ना है। फिर अगला देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि छत्तीसगढ़ में जो फसल है उसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ। तो नेक्स्ट पेज में, सब पेज नंबर 83, पेज नेक्स्ट पेज में जैसे लिखा हुआ है धान। धान धान के बाद अनाज फसलों में पूछा कि सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ। धान, अनाज, जैसे सीजीपीएससी में कृषि में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि अ, धान का उत्पादन, सॉरी, अनाज में जो अनाज खरीफ फसल या अनाज में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ, तो धान का। फिर अगर धान ऑप्शन में नहीं दिया तो आपको 3-4 क्रम से याद रखने हैं कि धान, मक्का, गेहूं, कोदो, कुटकी। अगर धान छोड़ के बाकी 3 दिया तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड में उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा है और उनका उत्पादन कहाँ पे सर्वाधिक होता है। इन सारे क्वेश्चन को याद होना चाहिए आपको। और ये जो जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, ये तो मुझे लगता है कि सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले लगभग सभी कृषि पृष्ठभूमि से तो रहते हैं, उनको पता ही होता है कि खरीफ फसल, रबी फसल, जायद, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। और रबी, खरीफ और कृषि जो फसल है, खरीफ और जायद फसल, मेनली ये मेंस में पूछा जाता है कि जलवायु वर्गीकरण के आधार पर फसलों के प्रकार बताइए। प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है, कौन सी रबी फसल है। तो ऐसे क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछते हैं, लेकिन ये आप अपने अंदाजा से बना सकते हैं। अगर आपके आसपास कृषि उत्पादन होता है तो आपको पता चल जाता है कि कौन से सीजन में कौन सा होता है। तो इन पर वैसे मैं ज्यादा बर्डन नहीं लेती थी, आप आप देख सकते हैं इसको। फिर अगला जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा फसलों का उत्पादन में मतलब कि कितने फसल का कुल क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्रफल में फसल का उत्पादन होता है। तो हम देखते हैं कि आसपास में हमें हमेशा खाद्यान्न फसल जैसे अनाज, गेहूं, मक्का ये दिखता रहता है। तो ये सब चीजें हमें ये रटने वाली चीजें नहीं है। ये चीज आपको अपने दिमाग से सोचना है कि हाँ, हमेशा तो हम देखते हैं कि धान का उत्पादन सबसे ज्यादा है, अनाज फसल में धान आता है, फिर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, मक्का का उत्पादन अधिक होता है, फिर उसके बाद दलहन में हम लोग देखते हैं अरहर, चना, ये सब का उत्पादन होता है। तो ये सब चीज अपने ध्यान से रखना है कि खाद्यान्न फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, फिर दलहन का, फिर तिलहन का, फिर उद्यानिकी। ये सब चीज आपके जो व्यवहारिक ज्ञान है उससे आपको इनको ध्यान में रखना है। हर चीज आपको एकदम रटने की जरूरत नहीं है, कई चीजों को आपको अपने व्यवहारिक ज्ञान से भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जैसे कि नीचे पे लिखा हुआ है कि क्रम लिखा हुआ है कि कौन से फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे धान, चना, तो धान, चना मैंने दोनों लिखा है, मतलब इसका मतलब ये है कि दलहन और जो खाद्यान्न फसल है, अगर ऐसे मिक्स करके पूछता है कि किसका उत्पादन सबसे ज्यादा धान है, फिर चना, और सिर्फ पूछता है कि खाद्यान्न फसल में, तो धान के बाद मक्का होगा। ये 18-19 का लिखा हुआ है धान, गेहूं, लेकिन वर्तमान में धान और मक्का है जून 2019 के आंकड़ों के अनुसार। ये जो मेरा बुक है वो पुराना है, अपडेटेड नहीं है। फिर जो नीचे लिखा हुआ है कि जो तिलहन फसल के बारे में लिखा हुआ है कि किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये भी पुराने डाटा के अनुसार है। वर्तमान में सोयाबीन ज्यादा हो गया है, तो सोयाबीन, मूंगफली, राई, बाकी क्रम सेम है। तो जैसे कि ये तो क्वेश्चन के पैटर्न देखने से समझ में आ गया कि हमेशा कि खाद्यान्न फसल को पूछता है कि सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हो रहा है, या फिर
दलहन का पूछता है, दलहन और तिलहन का। तो आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे आपको ये डाटा निकाल के लिख लेना है कि जो खाद्यान्न है या दलहन तिलहन किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और तीनों को मिक्स करके जितनी भी फसल है उसमें किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, किसको कितने क्षेत्रफल में बोया जाता है, उसे रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने ध्यान से रखें और ध्यान में रखें कि हाँ हमारे आसपास ये दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा होता है ऐसा। और फिर इनमें सबसे ज्यादा और याद करने की जरूरत है कि किसका उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होता है। जैसे धान का जांजगीर चांपा में, बलरामपुर में, जैसे बलराम से राम करके मैं एक ट्रिक बनाई थी, आर राम जैसे राई सरसों, ए से अलसी, एम से मक्का, मतलब बलरामपुर में राम मतलब ये तीन चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसे ही करके आप भी मतलब आपको भी ध्यान में रखना है कि उत्पादन में जो कोई विशेष फसल है, कोई विशेष फसल को पूछा है तो उसमें कौन सबसे आगे, जैसे मूंगफली और तिल में जसपुर सबसे आगे है। तो ये आपको मैप से आपको बैठा लेना है कि किस क्षेत्र में कहाँ पे क्या, और एकदम क्लियर बैठाना है, क्योंकि सीजीपीएससी में कई दफा पूछा गया है कि इस फसल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो एक एक जो स्टेट है, चाहे आप ट्रिक बना के करें कुछ भी करें, लेकिन आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद हाँ, कृषि ऋण, सर ये बुक में पुराना डाटा है। नेक्स्ट। हाँ और एक हाँ, जैसे कि ये विभिन्न फसलों का प्रथम, हाँ ये बुक पुराना बुक है तो आपको इस बुक से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जून 2019 का डाटा ही अभी तक चल रहा है। जिसके पास जून 2019 का डाटा है वो उन्हीं डाटा को याद करें, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ है डाटा। तो बस ऐसे ही आपको मैप बना लेना है, आपकी किताब में मैप है तो ठीक है, वरना आपको खुद से ही कॉपी में मैप बना के हर जिले है वहां लिख लेना है कि यहाँ पे इस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और एक जैसे मेरे नोट्स में ही लिखा हुआ है बीज बैंक बना कब बना 2007-8 में। तो ये इतने छोटे से शॉर्ट में इसलिए लिखा हुआ है कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही होंगी तब लिखा होगा कि बीज बैंक 2007-8, तो ताकि मुझे याद हो जाए करके एक नोट्स बन जाए, एक नोट्स तैयार हो जाए करके मैं छोटे छोटे शॉर्ट में लिख लेती थी। क्योंकि सीजीपीएससी के पैटर्न में देखा गया है कि वो पुराने क्वेश्चन रिपीट करता है, तो जो क्वेश्चन मुझे किताब में नहीं मिलते थे उन क्वेश्चन को मैं लिख लेती थी, ताकि बार बार मुझे वो जो वस्तुनिष्ठ जो आपके पास प्रश्न बैंक है उसको खोलना ना पड़े। तो आप उन्हीं को लिख लेना। फिर कृषि शाख में कि अल्पकालीन जो कृषि ऋण है कितने माह के लिए होता है, तो 15 माह से कम के लिए, मध्यकालीन 15 से 5 वर्ष के लिए, और 5 वर्ष से अधिक के लिए। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है कि अल्पकालिक ऋण कितने माह के लिए दिया जाता है ऐसा। फिर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कृषि पृष्ठभूमि से उन्हें याद रखने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं है उन्हें बहुत जरूरत है कि धान खरीदी कौन करता है, तो मार्कफेड द्वारा किया जाता है। मक्का की खरीदी कौन करता है, तो नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता है। फिर धान खरीदी के लिए वर्तमान में समर्थन मूल्य कितना है, सामान्य धान के लिए कितना है, ए ग्रेड धान के लिए कितना है, मक्का के लिए समर्थन मूल्य कितना है। ऐसे क्वेश्चन सर, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि वर्तमान में जो सरकार द्वारा समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है। तो आपको ध्यान रखना कि समर्थन मूल्य हमेशा केंद्र सरकार तय करती है। तो कितने फसलों पर समर्थन मूल्य दिया जाता है, सबसे अच्छा तरीका किसी टॉपिक को तैयार करने का, जैसे कि आप क्वेश्चन देख ले ये पूछा है, अब आपने मेरा हर फसल का आप समर्थन मूल्य तैयार नहीं कर सकते, लेकिन आपके आसपास जो आप इंपॉर्टेंट देखते हैं धान का कर सकते हो कि हाँ धान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मक्का, गेहूं, ऐसे। और जो भी पीएससी में अगर समर्थन मूल्य पूछा भी है तो इन्हीं फसलों का पूछा है, इनसे ज्यादा डीप में जाके नहीं पूछा है कि आप ज्वार का बताएं, बाजरा का बताएं, जो जो चलते रहते हैं, जो हम हमेशा, तो आपको इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ये क्वेश्चन भी पूछा है कितनी कृषि उपज मंडियां हैं, ये लास्ट में ही पूछा है, और कितनी उप मंडियां हैं। तो मतलब इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है अगर आप एकदम क्लियर कट नहीं रहेंगे कि कितनी कृषि उपज मंडियां हैं। फिर प्राथमिक कृषि और 2058 हो गई है शायद, और कृषि उपार्जन केंद्र 2048 है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक सर्वे आप जब पढ़ेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये सब चीज चेंज हो गया है, और ये क्वेश्चन पूछ चुका है सीजीपीएससी में कि कितनी कृषि उपज मंडियां हैं, कितनी उप मंडियां हैं। तो आपको ये सारा डाटा तो एकदम याद ही रखना है।
ऐसा लग रहा होगा कि डाटा बहुत ज्यादा याद रखना है, लेकिन ये जो छोटे छोटे चीजें कि कितनी मंडियां है, कितने समर्थन मूल्य हैं, कितना जीडीपी में योगदान है, ये सारा चीज तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ही है। ये इनको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं और ये पूछे ही जाते हैं, तो आपको इनको करना जरूरी है। फिर अगला दिया है फसलों के उत्पादन में शीर्ष जिले, तो शीर्ष जिले आपको मैप बना के खुद से ही लिख के एकदम ध्यान में रखना है। आप चाहे ट्रिक बनाए या कुछ भी करें, आपको शीर्ष उत्पादक जिला तो याद रखना है, साथ में सेकंड भी याद रखना है, क्योंकि सीजीपीएससी में क्या करता है, निम्न में से सिर्फ शीर्ष उत्पादक जिले कौन से हैं, तो पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले को दे देता है। तो पहला और दूसरा, कम से कम दूसरा तक का आपको याद रखना ही है कि निम्न में से जो शीर्ष कृषि उत्पादक कौन से हैं। जैसे कि धान का हम लोग जांजगीर चांपा पढ़ रहे हैं, अब सेकंड में रायगढ़ या धमतरी, ऐसा चेंज होते रहता है। 2019 का, जून 2019 का डाटा आप देख लीजिएगा। अब अगर आपको जांजगीर चांपा ऑप्शन में नहीं दिया, उसके अलावा कोई ऑप्शन दिया, तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो इसलिए पहला और दूसरा, ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। और कृषि में ही हम लोग बागवानी फसल को देखते हैं। तो बागवानी फसल में अभी तक क्वेश्चन ये पूछा है कि जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है कब स्टार्ट हुआ और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उसका उद्देश्य क्या है। तो आप बागवानी फसल के लिए आप जब भी बागवानी फसल पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, बागवानी फसल को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ तो कर रही होगी। तो एक मिशन है, कब आया, उस समय राज्य में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस समय कौन सा मतलब उसका क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन करना है, खुद से क्वेश्चन करना है और उसी से आपको आंसर मिलेगा। और बागवानी फसल के जैसे कि ये है, और उनका रकबा का क्रम पूछता है और उनके उत्पादन का क्रम पूछता है। तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये भी आपको क्रम आपको ध्यान रखना है। खाद्यान्न, अनाज, बागवानी फसल, इनके क्रम आपको बिल्कुल भी याद रखना है कि कितने हेक्टेयर में बोए जाते हैं, कितना उत्पादन हुआ है। और जैसे कि उद्यानिकी क्षेत्र में दिया हुआ है सब्जी, फल, मसाला, औषधि फसल और पुष्प, ऐसा दिया हुआ है। जो उसका जो क्या उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का सबसे अधिक है, तो सब्जी का दिया हुआ है। इसके क्रम को आपको याद रखना है, सिर्फ सब्जी याद नहीं रखना है। जैसे नीचे मैंने लिखा हुआ है फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, औषधि, फसल, तो ये जब जो जनमन आया था, जनमन, उसमें ये क्रम दिया हुआ था, और जब मैं किताब में पढ़ी थी तो ये क्रम था, सब्जी, फल, मसाला, औषधि, फसल, पुष्प। तो ये दोनों मैं इसलिए लिख ली थी, अगर इस क्रम में देगा और इस क्रम, अगर दोनों क्रम में देता है तो डाउट है करके मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि सरकार के ही कई जगह डाटा में देखा गया है कि अलग अलग डाटा दिया हुआ रहता है। तो अगर मैं उसे इसलिए लिख ली थी जो नीचे फल वाला है, अगर ये वाला डाटा आएगा तो इसे टिक मारूंगी, अगर दोनों आ गया तो उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो मेन एग्जाम है उस समय आपको अपना जो आपको सोच समझ के आंसर लेना है कि जो एग्जामिनर है आपसे आंसर क्या लेना चाहता है। दोनों डाटा दिया है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, बाद में दावा आपत्ति भी आप कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक डाटा दिया है फल वाला तो फल वाला मारिए, और अगर ऊपर वाला दिया है और फल वाला नहीं दिया है तो ऊपर वाला, जो सब्जी, फल, मसाला, औषधि, फसल और पुष्प है, वो मारिए। बस एग्जाम में आपको सोच समझ के देना होता है। और मैं जैसे कि इस क्वेश्चन में सोच के गई थी, अगर दोनों ऑप्शन दे देगा तो इसे छोड़ दूंगी, और ये क्वेश्चन वैसे आया नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन था, जैसे अगले पेज में जैसे दिया हुआ है कृषि उपज में जो समर्थन मूल्य, तो समर्थन मूल्य ये पुराना डाटा है, अभी वर्तमान का आपको करना है। जैसे धान में 1940 समान धान, 1960 है ए ग्रेड धान। फिर धान का पूछा है और मक्का का एक बार पूछा है कि 1870। इसके अलावा मैंने कोई भी फसल का समर्थन मूल्य ये देखा नहीं है कि सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछा है। तो मैं मोस्टली धान, मक्का और गेहूं का ही करती थी, या और इसमें सबसे ज्यादा जिसका भी समर्थन मूल्य रहे, जैसे ज्वार, बाजरा, कुछ का भी रहे, उसको करती थी। फिर दलहन फसल में जैसे कि हम लोग, हाँ, ये क्वेश्चन, जैसे कि दलहन के साथ तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस भी दिया जाता है। तो हाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है, जब आया होगा तो निश्चित ही हमें थोड़ा ये मुश्किल में रखा होगा, लेकिन आप जब एक बार पढ़ लेते हैं कि चना में नहीं दिया जाता बोनस, याद रखना है कि क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन चना का होता है, तो हमारे दिमाग में आता है कि हाँ, चना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है तो बोनस भी दिया जाता होगा। नहीं, जैसे नोट करके लिखा हुआ है, आपको नोट की चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि चना में बोनस नहीं दिया जाता। जैसे कि वर्तमान में तो सोयाबीन का ही उत्पादन तिलहन फसल में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन
मूंगफली, जब जब मैं पढ़ी थी 2019 का जब प्रीलिम्स दी थी, तब मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा था। तो दिमाग में आता था कि इसका उत्पादन सबसे ज्यादा है, इसमें तो बोनस दिया ही जाता होगा। ऐसा करके मैंने क्वेश्चन गलत भी किया था। लेकिन याद रखना है कि मूंगफली में और चना में बोनस नहीं दिया, इनका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मगर बोनस नहीं दिया जाता। इन सब चीजों को आपको नोट कर लेना है। बाकी जो नीचे के आंकड़े लिखे हुए हैं वो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, इतना ज्यादा आंकड़ा आपको याद नहीं होगा। उसके बाद प्रति हेक्टेयर औसत एक लाइन दिया है विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के प्रकार में, जैसे प्रति हेक्टेयर फसलों का औसत उत्पादन, तो गन्ना, मक्का, धान। तो इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन, वजन जिसका ज्यादा होगा उससे होगा, तो गन्ने का वजन सबसे ज्यादा होता है, तो ऐसे दिमाग लगा कि गन्ने के बाद मक्का होगा फिर धान होगा। ये प्रति हेक्टेयर फसलों का औसत उत्पादन पूछा है ना। अगर बोलेगा कि सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है तो धान, लेकिन प्रति हेक्टेयर किसका, मतलब आपको क्वेश्चन समझना है कि प्रति हेक्टेयर फसल का औसत उत्पादन में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया, एक हेक्टेयर में मतलब कितना उत्पादन हो रहा है, सबसे वजन के हिसाब से गन्ना ज्यादा आएगा। और ऐसे बोलेगा खाद्यान्न फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, अनाज फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है तो धान, उसके बाद मक्का। और दलहन तिलहन में पूछेगा तो चना दलहन में, और तिलहन में सोयाबीन। आपको क्वेश्चन को सोच समझ के सॉल्व करना है। फिर कृषि में ही हम पशुधन देखेंगे। तो पशुधन पशुधन की में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि पशुधन के विकास के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है। तो उनके लिए कहाँ कहाँ पे किस वर्ष किस सन में महाविद्यालय बनाए गए हैं। और मतलब एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सुकर सुकर या फिर गाय या फिर बकरी पशु, उनको उनके उत्पादन में, पशुपालन में इनके उत्पादन में वृद्धि करना है, तो उनके प्रजनन क्षेत्र बनाए गए हैं, तो वो कहाँ कहाँ है। तो वो सब आपको एकदम क्लियर कट याद होने चाहिए। और जैसे पशु संगणना होती रहती है, तो पशु संगणना बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत नहीं पूछा है। जैसे 20वीं पशु संगणना 2019 में हुई थी, उसका डाटा मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया। तो 2019 में जब पशु संगणना हुई थी तब क्वेश्चन नहीं आया, तो अभी उसका आना मुश्किल है, क्योंकि 2019 में वो करंट का विषय था। तो पशु संगणना अभी याद करने की उतनी जरूरत नहीं है। आपको इस समय पे ये ध्यान में रखना है, ये सोचना है कि क्या चीज अभी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं है। तो कृषि में फिर उसके बाद हम कृषि जो है उसमें ही, जैसे अभी वर्तमान सरकार ने जो मत्स्य पालन है उसको कृषि का दर्जा दे दिया है। तो कृषि में अब हम लोग को मत्स्य भी पढ़ना पड़ता है कि कितने पानी की उपलब्धता कितनी है, उसमें फ्रेश वाटर में कितनी मछली का उत्पादन हो रहा है, मत्स्य बीज कितना सरकार उपलब्ध करा रही है, कितने मछुआ सहकारी समिति है। ये सारे क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार जो मत्स्य है उसको कृषि का दर्जा दी हुई है। तो आपको खुद से सोचना है उसमें कि कितनी मत्स्य सहकारी समिति है, कृषि का दर्जा दिया गया तो जो मछुआ पालक है उनको क्या लाभ होगा। जो कृषि का दर्जा दिया गया तो उनके लिए सरकार कितने जो वित्तीय सहायता है ये उपलब्ध करा रही है। फिर कृषि में ही फिर एक और टॉपिक आ जाता है कि जैविक कृषि। तो जैविक कृषि के लिए तो सरकार ने जो बस्तर संभाग के चार जिले और गरियाबंद को, जो गरियाबंद है उसको जैविक जिला घोषित किया है। तो फिर वही 4 जिले में है, आपको ध्यान रखना है कि नीचे के चारों बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर, साथ में एक गरियाबंद को जैविक जिला घोषित किया है। और सरकार का लक्ष्य है कि जो जितने भी जिले हैं उनके एक विकास खंड को जैविक जिला घोषित करना है, क्योंकि सरकार अब कृषि के विकास में, कृषि के साथ साथ जैविक कृषि के विकास में आगे बढ़ रही है। और फिर कृषि टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा ही टॉपिक है। उसमें मेनली प्रीलिम्स के लिए आपको कृषि से संबंध सेवाएं, कृषि की योजनाएं कब प्रारंभ हुई, कृषि क्या है, जो कृषि में ही फिर आपको पशुपालन मिल जाएगा, मत्स्य पालन मिल जाएगा। तो पशुपालन में कि पशु प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ सरकार स्थापित की है। फिर मत्स्य में जो मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया है सरकार ने, उसके लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है, कितनी मत्स्य सहकारिता समिति है। और फिर मत्स्य बीज सरकार उपलब्ध करा रही है।
और फिर मत्स्य, फिर जैविक खेती के बारे में, और सबसे ज्यादा कृषि में आपको सबसे ज्यादा जो जितने भी योजनाएं हैं कृषि की, वो कब प्रारंभ हुई और कब उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि कृषि में एक ना एक क्वेश्चन तो ये पूछ ही रहा है कि योजनाएं कब प्रारंभ हुई और उसका उद्देश्य क्या है। वो करंट की योजनाओं से भी पूछ रहा है और बाद की योजनाओं से भी पूछ रहा है। तो कृषि आपको जो आप बुक पढ़ रहे हैं उससे पढ़ना ही है, साथ ही कृषि को आपको इकोनॉमिक सर्वे से भी अपडेट करते जाना है, क्योंकि आप इससे आपका कृषि का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सहायता प्रदान करेगा। आप कृषि अ, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। आपकी इस कृषि के टॉपिक पढ़ने से आपकी कृषि की तो तैयारी होती ही है, सॉरी कृषि में प्रीलिम्स की तैयारी तो होती हुई है, साथ में मेंस के भी टॉपिक कवर होते हैं, और मेंस में जो ऐसे एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो भी कवर होते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस टॉपिक को अच्छे से करके जाए बस। और आगामी जो आपकी प्रीलिम्स की परीक्षाएं हैं वो आपके लिए बहुत लाभदायक हो, आपको बहुत अच्छा आपको परिणाम मिले। मैं बस यही आशा करती हूँ आपसे। ऑल द बेस्ट आप सभी को।